हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले ही मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था और बताया था कि 2 जुलाई से हमारा एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। एक नया बैच का मतलब ये हो गया, एक नई टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। और नई टेस्ट सीरीज किसकी है? इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की। तो पर्यावरण का आज से हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को 9 बजे ज्वाइन होना है, डेली ज्वाइन होना है। कोई भी छात्र स्किप नहीं करेगा। यदि आप पहले जुड़ जाते हैं तो लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो इन्वायरमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। हाँ, आज इन्वायरमेंट के एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, नहीं तो आज आपको साइकोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हाँ, कल की क्लास में आपको पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी आपसे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल हमारे कुछ नए छात्र जुड़े हैं और जिनका मैं नेम लेना चाहूँगा, जैसे कि रंजना उपाध्याय जी हैं, नेहा उपाध्याय जी हैं और सोनिका गुप्ता जी हैं। ठीक है, ये हमारे नए छात्र हैं जो अभी कल ही जुड़े हैं। और इनका कल मैंने देखा कि कितने क्वेश्चन इनके सही हो रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ये देखा कि इनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इनके भी सही हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारे पुराने छात्र और नए छात्र सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके साथ ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हूं और इसी तरह से हमारी मेहनत चलती रहेगी और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आपके लिए जिस तरह से साइकोलॉजी इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह आपके लिए इन्वायरमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना साइकोलॉजी। यदि आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या रीट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए पर्यावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आप देखिए कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे साहब, ठीक है, मनोवैज्ञानिक पियाजे मतलब जीन पियाजे महोदय मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर यौन विकास के लिए, दूसरा है भाषा विकास के लिए, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास के लिए और चौथा है सामाजिक विकास के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र है 10 सेकंड मेरे प्रिय साथियों। जल्दी से फटाफट इसका आंसर करते चलिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर आप बता दिया करें, सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया, ताकि सेकंड डे आपका मैं नेम ले सकूं कि आपका किस तरह से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपके प्रदर्शन को भी मैं बता सकूं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए, आपका समय ख़त्म होता है और इसका आंसर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। इसका आंसर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे जी मुख्य रूप से इसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आइए देख लेते हैं। एक बार हम एक्सप्लेन भी करके देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है या आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन, तर्कणा के विकास के जैविक संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है और जिसके अंतर्गत उन्होंने अनुकूलन बताया है। ठीक है, और अनुकूलन, साम्य धारण बताया है या साम्य धारणा उन्होंने बताई है, संरक्षण बताया है और संज्ञानात्मक संरचना आदि चीज़ों के बारे में उन्होंने व्याख्या की है या बताई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण और तीसरा ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से इसका आंसर करिए। आपके पास मात्र 15 सेकेंड है, यानी कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15 सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। जो लोग नए जुड़ चुके हैं वह सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। साथ ही साथ जो लोग शेयर कर दिया करें वे भी बता दिया करें कि हाँ सर मैंने शेयर किया है, ठीक है। और जो लोग शेयर कर रहे हैं मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ, जिस तरह से मैं ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ लगा हूं उसी तरह से आप भी ईमानदारी के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर की बात करें। आपका टाइम खत्म होता है तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तीसरा ऑप्शन इज राइट दोस्तों, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट कहा जा रहा है। द्विपार्श्विक अंतरण या वास शिक्षा मानव शरीर के दो समान पार्श्विक भाग हैं, यानी लेटरल एस्पेक्ट हैं। पहला है बायां और दूसरा है दायां, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में लिखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं अंग पर हो जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, पालव साहब ने, थार्नडाइक साहब ने या कोहलर साहब ने। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से आंसर करिए। आपके पास मात्र है 15 सेकेंड। आपके पास मात्र 15 सेकेंड है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है सारे छात्र इसका आंसर कर दिए होंगे, ठीक है। सारे छात्र इसका आंसर कर रहे होंगे, सभी को आ रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो 9 बजे आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें। 9 बजे डेली जुड़ें और 9:30 बजे वाले क्लास में भी आप लोगों को जुड़ना है। और जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं मैं उनका नेम लेना चाहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है वे स्टार्टिंग में नहीं आ पाते, उनको लगता है कि सर ने नाम नहीं लिया होगा मेरा, ठीक है। तो मैं नेम ले लेता हूँ, जैसे कि नेहा उपाध्याय जी हैं, रंजना उपाध्याय जी हैं और सोनिका गुप्ता जी हैं, ये हमारे नए छात्र हैं। नीरज उपाध्याय जी और कमल सिंह ये हमारे नए छात्र हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पुराने छात्र तो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार पालव का क्लासिको अनुबंधन सिद्धांत यानी कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को भी दिया था, और जो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और कोहलर साहब का जो था वो सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बंदर पर प्रयोग करके हमें बताया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, चिंपैंजी वाली बात की जा रही है। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका भी आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों जल्दी से। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन हो जाता है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करिए कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत और तीसरा ऑप्शन है विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। आपके पास मात्र 5 सेकंड है, क्योंकि इसके पहले मैं क्वेश्चन बताते बताते आपको समय दे दिया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग शेयर भी करते चलिए। 9:30 बजे आप जरूर जुड़िएगा, 9:30 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके आप जोड़ते भी चलिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा साहब किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से इनका संबंध है। चलिए एक बार मैं इनके बारे में बता देता हूं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा साहब के द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, 1969 से और 1971 के बीच में। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के छठे प्रश्न की।
छठा प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है, इसमें मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था स्टर्न महोदय ने, विनय साइमन ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मेरे छात्र पहले दिन से लगे हुए हैं उनका तो ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। इसलिए सही हो रहा है उनके ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि वे पहले दिन से लगे हैं, उन्हें पता है कितने क्वेश्चन मैं रिपीटेड लेकर आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों इसका आंसर हो जाएगा विनय साइमन। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? विनय साइमन ने। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा बल दिया था। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय तथा साइमन ने किया था, और तथा आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु तक होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है, और बुद्धि लब्धि जो होती है मानसिक आयु 100 तक होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न के। 7वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सीखने का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से करिए फटाफट, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। ठीक है, बार बार कहने से अच्छा मुझे पता है कि आप लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ देखिए, अगर किसी के पास आपने एक बार शेयर कर दिया दोबारा भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, और स्टेटस पर भी लगाते चलें। देखिए स्टेटस पर जरूर लगाएं। ठीक है, कई बार लिंक भी लगा दिया करें, सीधा लिंक भी लग जाता है। ठीक है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो शेयर लिख कर आएगा, और शेयर पर जब जाएंगे व्हाट्सएप पर तो वहाँ लिखा रहता है स्टेटस, और उस पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस पर भी लिंक लग जाएगी। तो किसी भी लिंक को जो आपको लगे, जो वीडियो आपको सही लगे कि हाँ इसको लगाना चाहिए, वैसे तो सारी वीडियो सही हैं, आप कोई भी वीडियो लगा सकते हैं लिंक। ठीक है, आप अपने स्टेटस पे तो जरूर लगाइएगा। आज मैं देखूंगा कितने ऐसे छात्र हैं जो लगा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों तनाव का नियम। तनाव का नियम जो है वो सीखने के नियम में नहीं आता है। अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सारे अधिगम के नियम हैं, जिसे थॉर्नडाइक साहब ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। थॉर्नडाइक महोदय साहब ने अपने थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था इन तीनों नियम को, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास के नियम को। चलिए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न के। 8वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से करिए। देखिए इस समय आपने एक चीज़ें तो ध्यान दिया होगा, पीडीएफ में मैंने परिवर्तन किया है, और परिवर्तन क्या किया है कि आपने देखिए लोगो वगैरह मेरा सब कुछ अलग हो गया है। ठीक है, बहुत मेहनत पड़ती है इस पर, आज हमने बहुत काम किया था। आप मान के चलिए कि मैं 12 बजे पहले ही 10 से 11 बजे से मैं लगा हूँ, और लगातार 3 बजे तक लगा रहा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें को सही करने में। चलिए ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पालोव ने क्या प्रयोग किया था। इस बात को जल्दी से बताइए, किस पर प्रयोग किया था। सिंपल सी बात ये है। ऑप्शन है कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर। पालोव साहब ने किस पर प्रयोग किया था संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत में। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। ठीक है, तो कुत्ते पर पालोव द्वारा अधिगम के क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत पर इन्होंने प्रयोग किया था, या इसके बारे में प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था, और बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहे पर स्किनर द्वारा, और बंदर पर कोहलर द्वारा किया गया था। ठीक है, बार बार वही चीज़ें मैं रिपीट भी करते चल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। चूहे पर किसने प्रयोग किया था? स्किनर महोदय ने। और बंदर पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मुझे लगता है सारे छात्रों को याद हो गया होगा। यदि आप लोगों को याद हो गया है तो जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सूझ द्वारा
सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला विकल्प है आपके सामने स्क्रीन पर, कोहलर साहब। दूसरा है थार्डाइक साहब, तीसरा है पालव साहब और चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ जी। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको तो इसमें समय लेना ही नहीं चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट कर देना चाहिए सारे छात्र, ठीक है। जैसे कि सरनजीत कौर जी अभी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। वैसे तो ऑनलाइन से क्लास से जुड़ी हैं, ठीक है, लेकिन अभी 2-3 दिन से लगातार वो भी फॉलो कर रहे हैं। उनके भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सही होते हैं, काफ़ी हद तक उनके भी क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप एक दिन ज़रूर अपने सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे कि ज्योति रानी जी हैं, ये भी हमारे साथ पिछले कितने दिनों से जुड़ी हैं, ठीक है। इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पुराने छात्रों को तो आप लोग पहले से जानते हैं, जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन सही करते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया है? कोहलर महोदय ने। कोहलर जी ने क्या किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः या अचानक सूझ में आया था। दरअसल क्या हुआ था, देखिए चिंपैंजी वाली कहानी याद होगी, ठीक है, कि केला अगर चाहिए तो केला लेने के लिए उसके जो चिंपैंजी था, ठीक है, वो छड़ी को एक तरीके से जोड़ा था, तो एक तरीके उसके मन में जो विचार आया था वो अचानक आया था। ये यहाँ पर कोई अभ्यास वगैरह का नियम नहीं लागू होता कि पहले वो अभ्यास किया होगा तब, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ उसके सूझबूझ मतलब खुद की अंडरस्टैंडिंग से उसने ये सारे कार्य किए थे, ठीक है, जिससे उसको लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी और बंदर ने इन सिद्धांत को प्रयोग किया था। चलिए बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न की बात करें तो क्या कहा जा रहा है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है संवेदना, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है सीखना, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, हम थोड़ा से लेट चल रहे हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन भी मैं करते चल रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा से पानी पी लो, तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिए। एक मिनट, प्यास लगी है इसीलिए वॉइस फंस रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है आपकी? प्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जारी रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए क्या होता है? अभिप्रेरणा हमारे लिए एक तरीके से हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ें रुकी होती हैं, अगर हमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन मिल जाता है तो हम बहुत अच्छा कार्य कर जाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे आपको अभी मोटिवेशन मिल रहा है, और मोटिवेशन इस तरह से मैं दे रहा हूं कि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट या रीट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करें। इस चीज़ को गुड साहब ने इसको बताया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज के 11वें प्रश्न की बात करें तो विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है, पहला ऑप्शन है सीखने की त्रुटि विधि, दूसरा ऑप्शन है सीखने में कमी, तीसरा ऑप्शन है पाठ की पुनरावृत्ति और चौथा ऑप्शन है स्मरण करने में ध्यान देना। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। और जो लोग आंसर कर दिए हैं सबसे पहले वे शेयर करते चले, ठीक है। और जैसे हमारे कुछ छात्र हैं, मैं उनका भी नेम लेना चाहूँगा, जैसे जगराता जी हैं और शिवानी जी हैं और क्या नाम है, एक और नेम रितिका जी हैं, ठीक है। इनके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति कम करने के लिए क्या होगा? पाठ की पुनरावृत्ति हमें करना चाहिए, मतलब अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाठ की पुनरावृत्ति करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया एक तरीके से, जो पुनरावृत्ति है, पाठ की पुनरावृत्ति है विस्मरण को,
ठीक है, स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है, गिलार्ड साहब ने बताया। ठीक है, और गिलार्ड साहब के विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा मानी गई है। और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही, ठीक है, पुनरावृत्ति ही द्वारा ही धारणा को या धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। हाँ, जो कमियां हैं उस कमियों को कम किया जा सकता है यदि हम पाठ का पुनरावृत्ति करते हैं। यानी कि अगर हम छात्रों को बार बार उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनके अंदर जो समस्याएं हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोले कि बार बार उस चैप्टर को पढ़ें या उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी विस्मृति जो होगी वो कम हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के 12वें प्रश्न। तो 12वां प्रश्न क्या कहता है, क्रोध व भय प्रकार है, संवेग है, अभिप्रेरणा है, परिकल्पना है, मूल प्रवृत्ति है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए, फटाफट इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट करिए मेरे प्रिय साथियों। कल से कल इन्वायरमेंट रहेगा, आज वैसे साइकोलॉजी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इन्वायरमेंट के तो एक आध क्वेश्चन में भी हो या ना हो, ठीक है, लेकिन कल इन्वायरमेंट के 100% इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्रोध व भय जो है वो संवेग है, ये चीज़ें आप जानते हो। क्रोध व भय जो है एक प्रकार के संवेग हैं और मैकडवेल साहब द्वारा इसी प्रकार की 14 संवेगों के बारे में बताई गई है। संवेग एक जटिल अवस्था मानी जाती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है, मात्र 10-5 मिनट और वेट करिए। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल है। पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है सीखना, तीसरा ऑप्शन है कल्पना और चौथा ऑप्शन है चिंतन। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण। आप जानते हो कि बालक क्या करता है, आपको ध्यान होगा कि बालक, मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में बालक क्या करता है, दूसरों के व्यवहारों को देखता है, खुद अनुकरण करता है, फिर उसी तरह से वो करता है। जैसे कि आप ताली बजाएंगे तो अगर बालक आपको देखेगा तो वो भी आपको देखकर ही ताली बजाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि पूर्व ज्ञान एवं अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। यदि पूर्व ज्ञान यानी कि पहले का ज्ञान और वह अनुभव जो है नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो या सहायता करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन है मेरे प्रिय साथियों सीखना। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर आपको याद हो तो मैंने ऑफलाइन में बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ाया था। चलिए जल्दी से आंसर करिए, आपके पास मात्र 10 सेकंड है। चलिए आपको टाइम दे रहा हूँ, सोच लीजिए, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। साथ ही साथ जो मेरे नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं मैं उन सभी लोगों को स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए। और जो हमारे छात्र शेयर भी करते चल रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिसका बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है क्वेश्चन में वो अपने आप को खुशी और गौरवान्वित महसूस करे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव से एक नए प्रकार के सीखने में जो चीज़ें हमारी सहायता करती है, जैसे कि अगर कोई चीज़ें आप मान लीजिए, सिंपल सी बात है, जैसे आप साइकिल चलाना जानते हो और आप स्कूटर चलाने लगे तो आपका पूर्व ज्ञान क्या है, साइकिल चलाना, और नए ज्ञान में आपने क्या सीखा, स्कूटर चलाना। तो आपको वो चीज़ें क्या, जो आप साइकिल चलाना कहा जाता है ना कि जिसने साइकिल चलाना सीख गया वो स्कूटर भी चलाना सीख जाएगा। तो वही है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक चीज़ें क्या है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है। स्मृति, कल्पना, विस्मृति, ध्यान।
जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, जल्दी से करिए, साथ ही साथ शेयर वगैरह करते चलिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति। जैसे कि इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित होता है। ठीक है, और जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो तो धारण वह किए जा सकते हैं तब जब हम बार बार उसको क्या करते हैं, रिपीट करें, उसी चैप्टर को बार बार पढ़ें। जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि अगर कोई चीज़ें आप भूल जाते हैं, यदि जो चीज़ें पढ़े हैं आप भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है बार बार रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न में मतलब आपका क्वेश्चन यहीं पर, यानी कि आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। तो कल हम मिलेंगे अपने समय पर। आज के लिए अलविदा कहते हैं आपसे, और साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, और जो नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं वे अपना नाम भी लिखते चलें, और सब्सक्राइब कर लिया है वो भी लिख दिया करें, ताकि मैं उनका दूसरे दिन नाम भी ले सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। 9:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा।